हेलो गाइस। क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो अभी हमने पिछली वीडियो में केमिस्ट्री के एक टेस्ट पेपर को सॉल्व करना शुरू किया था, जिसके अंदर हमने सेक्शन ए को पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें टोटल हमने 12 क्वेश्चन करे थे। और उसमें मैंने आपको बताया था कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इस बार कौन कौन से क्वेश्चन आपको बोर्ड्स एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वो वीडियो समझ आई होगी। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा अब हम बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। यानी कि अब हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन बी की, यानी कि 2 मार्क्स क्वेश्चन की। चारों ही चैप्टर के 2 मार्क्स क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे, और चुनिंदा क्वेश्चन निकाले हैं मैंने। ये नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने निकाल के दे दिए, नहीं, सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चन हैं जिनके आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, जिनके इस बार बोर्ड्स एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। टोटल ये 8 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और मैं बता दूंगा कि कहां से कौन से टॉपिक से ज्यादा चांसेस हैं इस बार बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन बनने के। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, केमिस्ट्री का टेस्ट सेक्शन बी। तो देखिए शुरू करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। पहले आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13 से आज हम शुरू करने वाले हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 20 तक की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड। व्हाट चेंज टेक प्लेस ऑन हीटिंग। तो देखिए हमसे कह रहा है कि हमने एक चाइना डिश ली, चाइना डिश ली। उस चाइना डिश में हमने कॉपर का पाउडर डाल दिया। ये क्या है मेरे पास, कॉपर पाउडर। मैंने एक चाइना डिश ली जिसके अंदर क्या डाल दिया, कॉपर पाउडर डाल दिया, और इसको मैंने हीट कर दिया। तो क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो देखिए कॉपर है हमारे पास, कॉपर को मैंने हीट करूंगा। अच्छा, कॉपर को जब भी हीट करेंगे यानी कि उसमें आग लगाएंगे, ठीक है। अब जब हम आग लगाएंगे तो किसकी प्रेजेंस में लगाएंगे, सर अन्नू मलिक की प्रेजेंस में नहीं। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। देखिए हमने कॉपर पाउडर लिया, उसके अंदर ऑक्सीजन डाल दी, यानी कि हम यहां पे क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। तो आपका कॉपर जो है एक मेटल है। मेटल की रिएक्शन जब भी आप करेंगे ऑक्सीजन से, वो मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। तो यहां भी वही होगा। कॉपर है मेरे पास, ऑक्सीजन है मेरे पास, तो यहां पे क्या बना जाएगा, कॉपर का ऑक्साइड। और कॉपर का जो ऑक्साइड होगा वो इस कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर चिपका देगा। ब्लैक कलर की क्या चिपका देगा, एक लेयर चिपका देगा, ठीक है। तो पहला चेंज तो हमने ये देखा कि जो आपका मेटल है उस मेटल के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर चिपक जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, when hydrogen is passed over this heated substance a visible change is seen। अब हमने क्या किया, ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड बनाया है, इस कॉपर ऑक्साइड के अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस पास कर दी। अब जब हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो देखिए ये H2 और ये O, यहाँ से रिमूवल ऑफ H2O हो जाएगा, यहाँ से रिमूवल ऑफ H2O हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ बचेगा कॉपर। यानी कि हमने जहां से शुरुआत करी थी वहीं पे हम दोबारा आ चुके हैं, ठीक है। जहां से शुरुआत करी वहीं पे अब हम दोबारा आ चुके हैं। हमने पहले कॉपर की रिएक्शन कराई थी ऑक्सीजन से, तो बना कॉपर ऑक्साइड। इस कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन डाल दी तो दोबारा बन गया कॉपर, और साथ में रिमूवल क्या हो गया, किसका, वाटर का रिमूवल हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं।
तो यही आपका क्वेश्चन कह रहा था, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं अब हम। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl इज एडेड टू 1 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट टेकन इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि भैया हमने HCl लिया, जिसको हमने किससे रिएक्शन करा दी, इसकी हमने रिएक्शन करा दी सोडियम कार्बोनेट से, Na2CO3 से। तो क्या होगा, चलिए बात करते हैं। तो देखिए मेरे पास यहां पर है HCl, ठीक है, और यहां पर है मेरे पास सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अब यहां पे क्या बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, अच्छा आपको ये वाली रिएक्शन याद होगी, व्हेन एसिड इज रिएक्टेड बाय मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट इट ऑलवेज फॉर्म अ सॉल्ट, इट ऑलवेज फॉर्म अ सॉल्ट। तो देखिए इस रिएक्शन को, देख केमिकल रिएक्शन ना अब याद करना छोड़, आप जो है केमिकल रिएक्शन को याद करना छोड़ दीजिए। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को जब आप समझने लग जाएंगे ना, आपको केमिकल रिएक्शंस बनाने में चुटकियों का काम होगा। ठीक है, आप केमिकल रिएक्शन देखेंगे, इनके आप रिएक्टेंट देखेंगे और प्रोडक्ट ऐसे बना देंगे चुटकियों में। कैसे, देखिए HCl है और Na2CO3 है, देखिए 2 Na है। अब देखिए यहाँ पे मैं पूरा इसका स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, ठीक, और यहाँ पे मेरे पास एक कार्बन है और इस कार्बन से मेरे पास 3 ऑक्सीजन है। अब देखिए जो Na है वो Cl के साथ भाग जाएगा, Na किसके साथ भाग जाएगा, Cl के साथ भाग जाएगा, तो यहां से 2 NaCl बाहर निकलेगा, यहां से हमारा क्या बाहर निकलेगा 2 NaCl। ठीक है, ओके। अब देखिए बचा अकेला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बाहर निकलता है हमेशा H2 की फॉर्म में, तो ये H2 और एक ये O मिलकर के बनाएगा H2O। इधर क्या बच गया आपके पास, ये CO2, क्या बच गया यहां पे, ये CO2। ये लीजिए रिएक्शन कर दी खत्म, रिएक्शन हो गई खत्म। कुछ नहीं करना, सिंपल आपको क्या करना है, जो आपके रिएक्टेंट्स है ना उन रिएक्टेंट्स को खोल के लिख दीजिए। जैसे ही आपने रिएक्टेंट्स को खोल करके लिख दिया, आपको केमिकल रिएक्शन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज कहां से बन जाएगी। देखिए यहां पे एक Cl था, यहां पे 2 Na थे, यानी कि 2 NaCl बाहर निकलेगा। अब हाइड्रोजन बचा वो H2 की फॉर्म में जाएगा, H2 यहाँ पे O तो बन गया H2O, बचा क्या यहाँ पे CO2, वो CO2 यहाँ से बाहर निकल गया। यही आपकी केमिकल रिएक्शन। बाद में इस रिएक्शन को आप क्या कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए। ये लीजिए आपने बोला बैलेंस कर दीजिए, तो हमने यहाँ पे बैलेंस करी, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 2 सोडियम 2 सोडियम। अब देखिए ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 1 कार्बन, रिएक्शन आपकी यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है, और यही हमसे यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा था। अब आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं ना सिर्फ आपको केमिकल रिएक्शंस बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आप एक्सप्लेनेशन इनका केमिकल रिएक्शन का पक्का करिएगा। इसको अगर आप इतना ही छोड़ के आएंगे ना, तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको इसके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको इस केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एज वी नो हाइड्रोजन इज एन एसिड एंड Na2CO3 is an metal carbonate. So when acid is reacted by metal carbonate, it forms salt and release water and carbon dioxide gas. So it is the chemical reaction. आपको इस तरीके से पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पे 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे सीधी बात ये है, अगर आपको बोर्ड्स एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो पहली बात आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको सैंपल पेपर्स लगाने पड़ेंगे।
प्रीवियस ईयर करने पड़ेंगे और साथ में आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से आपको कॉपी में आंसर को लिखना है। आपको आंसर मेकिंग आनी चाहिए अच्छी तरीके से। मान लीजिए आपने सैंपल पेपर कर लिए, आपने प्रीवियस ईयर कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, पर आपको आंसर मेकिंग ही नहीं आती है, तो वो सब आपका जो है वो कहीं ना कहीं देखिए बेकार तो नहीं होगा, पर हाँ आपके वो जो मार्क्स है ना, उन मार्क्स को कहीं ना कहीं डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि आपकी वो आंसर मेकिंग उस हिसाब से नहीं हो पाएगी जिस हिसाब से बोर्ड्स एग्जाम वाले चाहते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, तो चलिए बात करते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in the solid state, whereas it does not conduct electricity in माफ करिए, it does conduct electricity in molten state as well as aqueous solution। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन, काफी प्यारा क्वेश्चन है ये वाला। हमसे कह रहा है कि जो NaCl है आपका एक आयोनिक कंपाउंड है। अब हम ये सब जानते हैं, आयोनिक कंपाउंड जो हैं काफी ज्यादा अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, काफी अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर भूल गए हैं तो याद रखिए। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कि आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएं, जब वो पानी के अंदर जाएं तो वो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है NaCl एक अच्छा आयनिक कंपाउंड है, तो वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा, पर ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है भैया। हाँ भैया, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, पर जैसे ही ये एक्वस स्टेट में आएगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। क्वेश्चन हमसे कहता है ऐसा क्यों, आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, पर एक्वस स्टेट में आने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग गया। आखिर क्या दिक्कत है दया, पता लगाइए। तो चलिए हम बात करते हैं इसके ऊपर। तो हमने ये बात करी NaCl एक आयनिक कंपाउंड है जो कि काफी अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में जाकर के आयंस में ब्रेक डाउन होंगे। ओके भैया, एक्वस सॉल्यूशन में ये आयंस में ब्रेक डाउन होंगे, सॉलिड स्टेट में तो आयंस बनाएंगे ही नहीं। अगर यहाँ पे आयंस नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होगी? बिल्कुल, तो यही है इसका आंसर कि NaCl इज ए गुड इलेक्ट्रोलाइट, बट इन सॉलिड स्टेट NaCl does not break into Na positive and Cl negative, so it does not conduct इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बात समझ आई कि जो NaCl है काफी अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर NaCl सॉलिड स्टेट में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन नहीं होगा, इसलिए यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। बट व्हेन इट फॉर्म aqueous solution it break into ions, so it conduct इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ आती है यहाँ पे? एक्वस सॉल्यूशन में जाते ही इसके अंदर आयंस
बाहर निकल जाएंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से आपको मैं कह रहा हूं आंसर मेकिंग करने के लिए, ठीक है। अब आप यहां पे एक चीज और लिख सकते हैं, NaCl है, पानी में जाएगा तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, और यही है आपका इलेक्ट्रोलाइट, यही है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो यहां पे आपको मिलेंगे पूरे मार्क्स, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमसे यहां पे कहता है रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीजेस इफ इट इज डिप्ड इन नाइट्रिक एसिड। जो रिएक्टिविटी है एल्यूमिनियम की वो कम हो जाएगी जब हम उसको नाइट्रिक एसिड में डालेंगे। तो क्यों भैया, ऐसा क्यों होगा, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए इसके ऊपर बात करें। देखिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को जब हमने नाइट्रिक एसिड में डाला, सर जी नाइट्रिक एसिड क्या होता है, बहुत बढ़िया। अब आपको ये अब आज जाके याद आया कि नाइट्रिक एसिड क्या होता है, शाबाश। तो नाइट्रिक एसिड होता है बच्चों आपका HNO3। तो ये जो है आपका एल्यूमिनियम जब नाइट्रिक एसिड के अंदर जाएगा तो जो नाइट्रिक एसिड है वो इस एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा, ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देगा, ठीक है। नाइट्रिक एसिड एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देगा और एल्यूमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ा देगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ा देगा। और वो कवरिंग किसकी होगी, ऑक्साइड की, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बना देगा वो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा, जिसके कारण जो रिएक्टिविटी है, जिसके कारण जो रिएक्टिविटी है एल्यूमिनियम की वो डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ आई यहां पे। जो एल्यूमिनियम है नाइट्रिक एसिड, जो एल्यूमिनियम है नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसके कारण एल्यूमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ जाएगी। किसकी चढ़ेगी वो, ऑक्साइड की, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसके कारण उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ आती है, इसको नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, चलिए। तो देखिए अगला और इसका लास्ट पार्ट कह रहा है मेटल लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, वाई। ओके जी, हमसे कहता है कि मेटल्स जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है या कैल्शियम है, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते, वाई। क्यों नहीं मिलते हैं फ्री स्टेट में। तो देखिए इजी है इसका आंसर, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इस आंसर को करने के लिए। हम ये जानते हैं जो फ्री स्टेट होती है, या ऐसा बोल सकते हैं मेटल विच आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव, द मेटल विच आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव, एग्जाम्पल हमारा AgAu, सिल्वर और गोल्ड, दे आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। या मेटल्स विच आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव, दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट, वो मिलते हैं आपको फ्री स्टेट में। बट मैग्नीशियम या कैल्शियम दे आर मिड रिएक्टिव। ये कैसे रिएक्टिव हैं, ये मिड रिएक्टिव हैं, यानी कि हाईली रिएक्टिव भी नहीं है तो लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं है, ये दोनों के बीच में आते हैं। दैट इज दे फाउंड इन इट्स ओर। किस में मिलेंगे ये अपने ओर में मिलेंगे। और जो ओर में मिलेगा वो फ्री स्टेट में कैसे मिलेगा, हाँ जी भैया सही बात है।
अगर एक बच्चा स्कूल का नाम लेकर के मॉल में जा रहा है तो वो किस तरीके से आपको स्कूल में दिखेगा? स्कूल में तो दिखने के नो चांसेस है ना। तो बस यही चीज़ है कि मैग्नीशियम आपको ओर में मिल रहा है तो किस तरीके से फ्री स्टेट में दिखेगा? कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, आपको उसको ओर से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आई? ओके जी। तो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है। एक सेकंड रुकिए जरा, मैं इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को अभी आप स्किप करिए इतनी देर में। अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को अभी हम करवाएंगे लास्ट में। तो देखिए, वाइल कुकिंग इन एल्यूमिनियम वेसल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं भी बोल रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको इस बार बोर्ड्स में देखने को मिल सकता है। इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। देखिए, वाइल कुकिंग इन एल्यूमिनियम वेसल सुधेंशा बर्न सम फूड till all that was left completely charred and black residue. Okay. She just left blackened vessel heated on a stove. After an hour, she found that the vessel was completely clean with no trace of the blackness. Write the chemical reaction over there. What is this? सर जी क्वेश्चन पढ़िए ना पूरा अच्छी तरीके से। चलिए ठीक है जी, हम आपके लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेम द केमिकल रिएक्शन टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू द चेरेड ब्लैक रेजिड्यू दैट मेड इट डिसअपीयर। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द ए। ओके सर, नाउ इट इज परफेक्ट। जी भैया मजा आया, ही। देखिए क्वेश्चन 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन हमसे कहता है, एक लड़की है सुधेंशा नाम की, वो कुछ खाना बना रही थी एल्यूमिनियम वेसल में। एल्यूमिनियम वेसल में खाना पका रही थी तो उसने वो खाना जला दिया। ओ भैया, अब वो क्या खाएगी? आप जो है पढ़ाई में ध्यान लगाइए। वो क्या खाएगी क्या नहीं खाएगी वो सुधेंशा जाने। ठीक है, हाँ। तो सुधेंशा जो है खाना बना रही थी एल्यूमिनियम वेसल में और उसने खाना जला दिया, और वो इतना जल गया कि वो जो एल्यूमिनियम वेसल है उसके यहाँ पे काला 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 हो गया पूरे में। उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, उस एल्यूमिनियम वेसल को गैस के ऊपर रखा और गैस को ऑन करके छोड़ दिया कुछ समय के लिए। ठीक है, और जब वो थोड़े समय बाद आती है तो उसने ये देखा कि वो जो एल्यूमिनियम वेसल है वो क्या हो चुका है? अब एकदम साफ हो चुका है। हो कैसे? बताएंगे कैसे। एल्यूमिनियम वेसल पूरा साफ हो चुका है। तो हमसे भी कहता है कि ये केमिकल रिएक्शन लिखिए कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्या हुआ उस ब्लैक रेजिड्यू के साथ। चलिए बात करते हैं, काफी प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिए, अभी हम बात करें, पहली बात, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका कार्बन कंपाउंड से। तो कार्बन कंपाउंड से इस टाइप के क्वेश्चन बनने की आप उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, ओके जी। चलिए बात करते हैं अब क्या हुआ इसके अंदर। देखिए, हम यहाँ पे फूड की बात करें तो जो आपका फूड है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना जी। जो फूड है आपका एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जब खाना आपका जल जाएगा तो फिर वो क्या बनाएगा? वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बन फॉर्म करेगा। वो क्या फॉर्म करेगा? कार्बन फॉर्म करने बैठ जाएगा। यानी कि जो एल्यूमिनियम वेसल था, एल्यूमिनियम वेसल में जब आपका फूड क्या हो गया? बर्न हो गया, तो इस एल्यूमिनियम के ऊपर किसकी लेयर चिपक गई? कार्बन की लेयर चिपक गई। किसकी लेयर चिपक गई? कार्बन की। बात समझ आई? तो पहला पॉइंट तो इसमें यह होगा
कि when Sudhensha burned their food, when Sudhensha burned their food, when she burned its food, aluminium contain traces of carbon. किसके ट्रेसेस चिपक गए उस पर? कार्बन के, यानी कि वो जो ब्लैक रेजिड्यू है वो आपका कार्बन है। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? ओके। उसके बाद उसने क्या किया, उस कार्बन को यानी कि उस वेसल को थोड़ी देर के लिए गैस के ऊपर रख दिया, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर रख दिया। तो क्या फॉर्म करेगा ये फॉर्म करेगा CO2 गैस, जो कि हवा में उड़ जाएगी। बात समझ आती है? यहां पे हमारे पास एल्यूमिनियम का वेसल था, हाँ, ये हमारे पास एल्यूमिनियम का वेसल है। इस एल्यूमिनियम के वेसल में यहां पे क्या चिपक गया? कार्बन चिपक गया। इस कार्बन को जब हीट किया तो ये CO2 बन के बाहर उड़ गया। तो ये जो एल्यूमिनियम वेसल है पूरा साफ हो जाएगा, क्योंकि जो गैस है वो तो हवा में उड़ गई ना, जो गैस है वो तो हवा में उड़ गई। बात समझ आई या नहीं आई? आ गई? बहुत बढ़िया। तो यहां पे हमने ये बात करी कि जो एल्यूमिनियम वेसल है उसमें जो खाना पक रहा था वो कार्बन फॉर्म करेगा जलने के बाद। जलने के बाद हमने उसको थोड़ा और जलाया तो वो CO2 बनाएगा। ठीक है, तो कार्बन फॉर्म करके वो CO2 गैस बनाएगा और वो CO2 गैस आपके इस एल्यूमिनियम वेसल को साफ कर देगी। बात समझ आती है यहां तक? बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं अब हम यहां पे, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, तन्नू टेक्स 500 ml मिल्क ईच इन 2 बाउल्स P and Q। ठीक है, देखिए तन्नू एक लड़की है जिसने 2 बाउल लिए हैं, बाउल है P, बाउल है Q। ठीक है, और दोनों के अंदर उसने 500 ml मिल्क डाला। दोनों में क्या डाल दिया? 500 ml मिल्क डाल दिया। दोनों में 500 ml मिल्क डाल दिया। ओके जी। She add curd to both the bowl and baking soda only to the Q। ठीक है, उसके बाद इसने दोनों के अंदर क्या डाल दिया? कर्ड डाल दी, यानी कि दही जमा रही है भैया। हाँ, आज तो कड़ी बनेगी। ही। देखिए 500 ml मिल्क डाला दोनों ही बाउल के अंदर, और दोनों ही बाउल में कर्ड डाल दी, और सिर्फ जो बाउल Q है, इस बाउल Q के अंदर इसने बेकिंग सोडा भी डाल दिया। क्या डाल दिया? बेकिंग सोडा भी डाल दिया। हमसे ये कहता है कि कौन से बाउल में दही जल्दी जमेगी और क्यों? कौन से बाउल में दही जल्दी जमेगी और क्यों? तो देखिए इसका आंसर सीधा सीधा है बाउल हाँ, बाउल P। बाउल P के अंदर जो दही है वो जल्दी जमेगी। ठीक है, बाउल B के अंदर, बाउल B मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड फास्टर। क्यों? क्योंकि जो बाउल Q है उसके अंदर आपका बेकिंग सोडा है। जो बेकिंग सोडा है वो आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि बैक्टीरिया को फॉर्म होने से रोकता है। अच्छा, अगर बैक्टीरिया फॉर्म नहीं होंगे तो जो दही के अंदर लैक्टोबैसिलस होता है, दही के अंदर जो लैक्टोबैसिलस होता है वो बाउल P के अंदर नहीं बनेगा। अगर लैक्टोबैसिलस नहीं बनेगा तो दही कैसे जमेगी? भैया नहीं समझ आया, सुनो दोबारा समझो। दोनों ही बाउल के अंदर उसने मिल्क और कर्ड डाली, सिर्फ बाउल Q के अंदर उसने बेकिंग सोडा डाला था।
तो हमसे यही पूछता है कि कौन से बाउल में दही जल्दी जमेगी। तो ऑप्शन है जो बाउल पी है उसमें दही जल्दी जमेगी। क्यों? क्योंकि जो बाउल क्यू है उसके अंदर बेकिंग सोडा है, और बेकिंग सोडा आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है बैक्टीरिया की फॉर्मेशन को रोकेगा। अगर बैक्टीरिया फॉर्म नहीं होंगे तो जो दही है उसके जो बैक्टीरिया हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, तो इसके कारण दही नहीं जम पाएगी। बात क्लियर होती है? ओ जी भैया, ओके। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर हम बात करते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे कहता है कि एन एलिमेंट m with electronic configuration 2,8,3 combine separately with Cl negative and SO4 2 negative। ठीक है, write the chemical formula of the compound form, predict the suitable region, the nature of the bond formed by element m in general, how will the electrical conductivity of the compound vary with the respect to m। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। हमसे कहता है हमारे पास एक एलिमेंट m है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,3। ठीक है, ये कह रहा है ये जो एलिमेंट m है पहले एक बार कंबाइन होगा Cl के साथ, फिर एक बार कंबाइन होगा सल्फेट के साथ। तो बताओ ये क्या बनाएगा। पहली बात, ये एलिमेंट कौन सा है? सर जी ये है 13 इलेक्ट्रॉन। 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्यूमिनियम के पास। बहुत बढ़िया। तो यानी कि m क्या है आपका? एलिमेंट m है आपका एल्यूमिनियम, और जब एल्यूमिनियम क्लोरीन से रिएक्शन कराएगा तो ये बनाएगा AlCl3, और जब एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा। ठीक है, बात समझ आती है यहाँ तक? ओके। ये बॉन्ड कैसे हैं? ये बॉन्ड है आपके आयोनिक बॉन्ड। कैसे बॉन्ड हैं? आयोनिक बॉन्ड हैं। कैटायन और एनायन के बीच में बनने वाले बॉन्ड, कैटायन और एनायन के बीच में बनने वाले बॉन्ड, उसको ही क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। शाबाश। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, यानी कि पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करते हैं। पर क्या सबकी कंडक्टिविटी इक्वल होगी? क्या NaCl और AlCl3 की कंडक्टिविटी इक्वल होगी? आंसर है नहीं। सबकी कंडक्टिविटी क्या होगी? डिफर करेगी। कोई ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा तो कोई कम कंडक्टिविटी शो करेगा। तो हमसे यही कहता है कि अमंग AlCl3 और Al2SO4 का होल थ्राइस, इन तीनों में विच इज मोर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड वाई। देखिए, चलिए इसको ना आपको बेसिकली एक सिंपल तरीके से बताता हूं। AlCl3 है, इसको तोड़ेंगे तो ये Al3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो डिसोसिएशन है वो 100% हो रहा है। यहाँ पे एल्यूमिनियम भी पूरा टूट गया और क्लोरीन भी पूरा टूट गया, है ना। 100% डिसोसिएशन हुआ है। पर अगर आप यहाँ पे देखें Al2SO4 का होल थ्राइस, इसके अंदर एल्यूमिनियम टूटेगा और SO4 टूटेगा। क्या यहाँ पे 100% डिसोसिएशन हुआ? एल्यूमिनियम तो पूरा अलग हुआ, पर क्या सल्फेट टूटा? नहीं टूटा। यहाँ पे 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ है। तो जहाँ पे 100% डिसोसिएशन, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, जिसमें कम डिसोसिएशन वो कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट, माफ करिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ आती है? इजी? ओके जी, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का, जिसके अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे
इस क्वेश्चन को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका उठ करके आया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्योंकि इस बार चांसेस आपके इस बार ऐसे हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड और कहीं ना कहीं हमसे बोल सकते हैं एक तरीके से वैल्यू थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो उस हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिया है तो। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। और साथ में क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 17, मतलब सारे क्वेश्चन जो हैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सबके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सॉरी, देखिए चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 ml ऑफ इथेनॉल इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड वार्म जेंटली इन अ वाटर बाथ। ये वाटर बाथ क्या होता है सर? क्या ये नहा रहा है? नहीं, वाटर बाथ आपका एक डिवाइस है जो कि एक तरीके से हीटिंग का काम करता है। ठीक है, जब आप पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो पानी बॉयल होना शुरू होता है और वो जो बॉइलिंग है उसी बॉइलिंग के कारण जो टेम्परेचर आपके बाकी कंपाउंड्स का वो बढ़ने लगता है जब हम उसके कोई कंपाउंड रख देते हैं तो। ठीक है, तो वाटर बाथ आपका ये होता है। तो हमने इथेनॉल लिया 3 ml, उसको हमने वाटर बाथ में रख दिया। उसके बाद हमने 5% सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट लिया। हमने 5 ग्राम नहीं लिया, हमने 5 ml नहीं लिया, हमने 5% लिया है सॉल्यूशन, 5% सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इज एडेड फर्स्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप इन द सॉल्यूशन देन इन एक्सेस। हाउ इज द पोटेशियम परमैंगनेट इज फॉर्म? 5%। स्टेट द रोल ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट, व्हाट हैपन इफ एड इन एक्सेस। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बात करते हैं इसके ऊपर। तो हमारे पास इथेनॉल थी, इथेनॉल बोले तो C2H5OH। ठीक है, इथेनॉल है, इथेनॉल को हमने हीट किया वाटर बाथ में। उसके बाद हमने इसके अंदर क्या डाल दिया? हमने 5% पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। अब ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? KMnO4। ठीक है, ये क्या है आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपने पढ़ा होगा कार्बन कंपाउंड में 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, एक है पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा कौन सा है उसका नाम आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और ये दोनों क्या काम करते हैं? ये दोनों काम करते हैं इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करने का। इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। एक है पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा कौन सा है उसका नाम आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो देखिए हमसे कहता है पहला क्वेश्चन, ये 5% हमने KMnO4 लिया है, या फिर बना कैसे? 5% KMnO4 कैसे बना? तो देखिए 5% सॉल्यूशन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे 5 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दूंगा। 100 ग्राम वाटर में क्या कर दूंगा? डिसॉल्व कर दूंगा। तो तब जाके मेरे पास तैयार होगा 5% KMnO4। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है कि अगर आपको परसेंट बनाना है सॉल्यूशन का तो उतना ही ग्राम 100 ग्राम पानी में डिसॉल्व कर दीजिए, आपका क्या बन जाएगा? उतना परसेंट बन जाएगा। मान लीजिए हमसे कहते हैं 10% KMnO4, तो 10 ग्राम को 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करते। ठीक है, 15 कहते तो 15 ग्राम को 100 में करते। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको करते हैं। बात समझ आई? अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका रोल क्या है, इस पोटेशियम परमैंगनेट का रोल क्या है? तो इसका रोल ये है कि इट कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड। इथेनॉल को किस में कन्वर्ट करेगा? इथेनॉइक एसिड में। ठीक है,
अगर हमने इसको ज़्यादा डाल दिया तो क्या होगा, अगर ये आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट है ज़्यादा अमाउंट में चला गया तो क्या होगा, जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। इफ KMnO4 इज इन एक्सेस, अगर KMnO4 एक्सेस में चला गया तो जो आपकी रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी, यानी कि इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड बनने की जो प्रोसेस है वो जल्दी होने लग जाएगी। ठीक है, फास्ट होने लग जाएगी, और जब वो फास्ट होने लगेगी तो आपका जो इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड बनने का जो प्रोसेस है वो जल्दी होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे सेक्शन बी के, 2 मार्क्स क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे अच्छी तरीके से। तो अगली वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन सी के बारे में। ठीक है, और हो सकता है उसमें हम बात कर लें सेक्शन डी के बारे में भी। ठीक है, तो टोटल हम यहाँ पे अगली वीडियो में 7 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक, तो तैयार रहिएगा अगली वीडियो के लिए। हम अगली वीडियो में सेक्शन सी और सेक्शन डी के क्वेश्चन को करेंगे, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे बायोलॉजी और फिजिक्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिएगा, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनकी भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, और अपने आप भी आप क्वेश्चन ट्राई करना शुरू कर दीजिए। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, 20 तारीख के बाद। तो चलिए शुरू कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।